जनता का सवाल नेताजी का जवाब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वक्त हम विधानसभा कवरेज को लेकर आज हम पहुंचे बावल गांव में। तो हमारे साथ दिनेश जी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या है माहौल चुनाव को लेकर? सर क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव एक त्यौहार की तरह आया है और हर 5 साल में आता है। इसमें जैसे दीपावली होली आती है ना, इस प्रकार का एक बिगुल सा बच चुका है कि लोगों के मन में मैं कह रहा हूँ बहुत खुशी है कि एक महीने बाद यानी 4 अक्टूबर को इस सच कहूँ तो बीजेपी सरकार से छुटकारा मिल जाएगा। तो सब खुशी में है और इस बीजेपी सरकार से जो दुखी हो रहे हैं ना, इससे छुटकारा पाने के उसमें सब खुशी मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। हाँ जी। जैसे कि सर आपने कहा कि हरियाणा में जो सरकार है बीजेपी, क्या सर वो बदलने जा रही है? जी, 101% बदलाव की लहर है और पूरे बहुमत के साथ सरकार आ रही है, सबको पता है। और जन जन से हम अपनी यात्रा जो हमने कर रखी है शुरुआत, माननीय राहुल गांधी जी से प्रेरित होकर, चौधरी दीपेंद्र जी से प्रेरित होकर जो यात्रा हमने चला रखी है, उसमें हमें पता चल रहा है हर एक बंदा इतना खुश हो रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रचार को लेकर हमसे मिलकर कि अब बस छुटकारा मिलने ही वाला है। इस 10 साल में जिस गर्दिश में गए थे उससे छुटकारा पाने वाला है और हम अपनी कांग्रेस सरकार को लेके आने वाले हैं। दिनेश जी, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा आज के टाइम है बेरोजगारी का। और बेरोजगारी इतने चरम पे पहुंच गई है, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा नंबर 1 हो गया है इंडिया में जो कि एक हब हुआ करता था। दूसरे स्टेट से भी लोग आके यहाँ पे कार्य करते थे, अपना समय बिताते थे, मजदूरी करते थे, कंपनियों में काम करते थे। आज हरियाणा के ऊपर वो नौबत आ गई है कि यहाँ के युवाओं को ना तो नौकरी मिल रही है, बेचारे परेशान है, दर दर की ठोके खाते फिर रहे हैं, कई समस्याएं जन्म ले रही हैं, इससे नशा बढ़ रहा है और बेरोजगारी के कारण लोग बाग जितने भी युवा हैं, मैं ये कह रहा हूँ जो बेरोजगारी, आप देखो जगह जगह कहीं सरकारी बिल्डिंग में, स्कूलों में बैठ के चरस गांजा इस प्रकार के नशे कर रहे हैं। और जो आप देखते हैं आए दिन नए न्यूज़ में आते हैं रेप के केसेस, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा, और रोज़गार नहीं मिल रहा तो बेचारे इधर उधर भटकते हैं, वो टेंशन में रह के। देखो, युवा के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि रोज़गार पाना। रोज़गार नहीं मिलता है तो उसको दोनों तरह से नुकसान होता है। एक तो घर की टेंशन, घर में बैठे रहो तो माँ बाप, भाई, आस पड़ोस, गाँव के सब कहते हैं निठल्ला है। और जब उसको ये बातें लगती हैं तो उसका ना किसी प्रकार का कोई मैं कहूँ आपको, उनको कोई रास्ता नहीं दिखता। इसलिए रास्ता नहीं दिखता तो क्या करते हैं, नशे की लत में पड़ते हैं। और नशे की लत में पड़ने के बाद सारे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिएगा हमारे यहाँ पे आप लगा लीजिए, गुड़गांव से चलते हैं और नीमराना तक का एरिया है। अब इस एरिया में IMT मानेसर, अपना बावल, भिवाड़ी और आपका ये नीमराना, यहाँ पे इतनी फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन जो लोकल, जो हमारे स्थानीय बेचारे मेरे भाई बंद हैं, नौजवान साथी हैं, उन सब को रोज़गार पाने में कितनी समस्या आ रही है। मेरा पहले ही सबसे पहले मेरा ये था, इसमें मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था अपने में कि यहाँ के जितने भी युवा हैं वो इस कगार पे हैं कि कभी भी उनको कुछ भी कदम उठाना पड़ सकता है। क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि 20-20 साल से बेचारे कंपनियों में कर रहे हैं काम, वो भी किस बेस पे? भाई ठेकेदारी प्रथा के हिसाब से। अब ठेकेदारी में आप 8 से 10 हज़ार, 15 हज़ार ये लगा लो, जबकि वही काम जो कंपनी के थ्रू है, कंपनी के बेस पे काम कर रहे हैं, उनको 70 से 80 हज़ार रुपये मिलते हैं। अब एक बात बताइएगा, जहाँ 15-20 हज़ार रुपये में उसको डिग्री भी करनी पड़ती है, माँ बाप का खर्चा उठाना पड़ता है, परिवार भी संभालना पड़ता है, तो उससे वो परेशान है। मैं तो यही कहूँगा कि जो स्थानीय हैं, जो स्थानीय युवा हैं, उनको रोज़गार में पहले नंबर पे लेके आया जाए। अब बाहर ही आते हैं, बाहर से, मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे एरिया में जितने भी युवा हैं उनको कम से कम
उनके बारे में सोचना चाहिए, अच्छा। कंपनियों को भी और सरकार को भी। हाँ। अब देखिए दूसरे स्टेट से आके यहाँ पे आते हैं और अच्छी पोस्ट पाते हैं, हाँ। यहाँ पे मकान बना लेते हैं, प्रॉपर्टी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के युवा कहाँ जाएंगे? हाँ। यहाँ के युवा को बेचारों क्या होगा? हाँ। कंपनी एक्वायरमेंट करती है, ठीक है, पैसे दे लेती है, हाँ। लेकिन उसके बाद का क्या? हाँ। वो पैसे इकट्ठे आते हैं, हाँ। इकट्ठे आने के बाद अगर समझदार कोई होता है हाँ। तो वो तो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, हाँ। लेकिन जिनको पता नहीं कि भाई पैसे एकदम आगे इसका क्या करना है, हाँ। उनके पैसे खराब हो जाते हैं। अच्छा। वो कभी कुछ काम कर लेते, कभी कुछ काम कर लेते हैं। तो देखो जैसे कि सर मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी सर बहुत परेशानी है। दूसरी यहाँ के पानी की किल्लत। आपका जो एरिया है सर, इसमें पानी की सबसे बड़ी समस्या है सर, उसको लेकर क्या कहना? जी, इसका देखो पानी की समस्या का आपने दे दिया, हाँ। ये नेशनल लेवल तक की बात जा चुकी है। मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, हाँ। पानी की, बरसात के पानी की समस्या तो चलो 1 महीने की है। हाँ। मैं सबसे बड़ी बात बता देता हूँ जो आने वाली पीढ़ी को भी कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त करेगी। हाँ। हाँ। जैसे धारड़ा में जो पानी आ रहा है कंपनियों का, हाँ। जो जड़थल और खरकड़ा गांव, बरसाना गांव, आसपास के 20-25 किलोमीटर के एरिए को हाँ। केमिकलाइज कर देगा। केमिकल का पानी आ रहा है। हाँ। हम उस पानी को लेके ज़्यादा सीरियस हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि जब अपनी ये जो बीजेपी सरकार आई थी, हाँ। बीजेपी सरकार ने वादा किया था, वहाँ की जगह एक्वायर की थी, हाँ। कि यहाँ पे हम टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। हाँ। और वो टूरिस्ट प्लेस ऐसा बना दिया हाँ। कि वहाँ पे इंसान तो क्या, जीव रहते हैं ना, वो भी मरते हैं, क्योंकि केमिकल पानी यूज करते हैं। वो 10 से 15 दिन में अपनी जान गंवा देते हैं। देखो सर, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। सर हरियाणा के अंदर ना ही तो बावल का विकास हो पाया है, ना ही हरियाणा, सर उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबका साथ और सबका विकास, ऐसा ये तो सिर्फ उन्होंने जैसे बोला था 15 लाख का देंगे। हाँ। और अमित शाह जी ने बोल दिया कि ये तो जुमला था, हमने जुमला दिया था। हाँ। ऐसे ही सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ। और ये तो जनता बता ही देगी, इसमें ज़्यादा कहने की कोई बात नहीं है। हाँ। जनता बताएगी, अब की बार वोट की चोट करके बताएगी कैसे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जी। और सबका साथ सबका विकास आप कैसे मान सकते हो? ये पूंजीपतियों की सरकार है। हाँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ और बार बार कह रहा हूँ, हाई कमान हमारी ये कह के मर गई है। कांग्रेस पार्टी आप देखो किस तरह से इनका पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं। हाँ। कि भाई ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, हाँ। अडानी अंबानी की सरकार है। सबका साथ विकास कैसे करेंगे? आप एक बात बताइएगा, हाँ। सिर्फ 2 बंदे, अडानी और अंबानी, हाँ। इनके पास इतना पैसा आ गया है इन 8-10 सालों में कि ये वर्ल्ड लेवल पे पहुंच गए हैं। अंडर 100 में इनकी काउंटिंग होने लग गई थी। हाँ। अब ये शायद एशिया में भी इनका टॉप मोस्ट उसमें आ रहे हैं। हाँ। ये कैसे हो गया? हाँ। इससे पहले नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि कांग्रेस सरकार क्या कहती थी? कांग्रेस सरकार का ये मानना था कि सबका विकास हो। हाँ। वो सरकारी उपक्रमों पे ज़्यादा ध्यान देती थी। हाँ। क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में एक दास प्रथा की तरह आपको नजर आएगा। हाँ। कैसे? जी। वो ऐसे कि जैसे मान लो आज एक प्राइवेट कंपनी को हमने एक टेंडर दे दिया। हाँ। अगर गवर्नमेंट ने उसको टेंडर दे दिया तो वो कंपनी ठेके पे लेके बॉन्ड भरवाती है। हाँ। वो क्या करेगी? कोई भी काम करवाना होगा 10 से 15 हज़ार सैलरी रखेगी हाँ। और इससे ज़्यादा सैलरी नहीं रखेगी। जबकि उसी काम की सैलरी गवर्नमेंट हमारी कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये देती है। अच्छा। उसमें क्या होता है कि जो बेचारा एक डिग्री करके आता है और पढ़ लिख के आता है, उसका स्टैंडर्ड भी डाउन हो जाता है। अभी मान लो MBA करने वाला, BTech करने वाला, MTech करने वाला 15 से 20 हज़ार रुपये का काम करता है तो उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल डाउन हो जाता है। और रही मैं बोल रहा था दास प्रथा कैसे होती है, क्योंकि अगर वो फालतू पैसे मांगता है तो उसको जॉब ही नहीं मिलेगी। हाँ। और जॉब नहीं मिलेगी तो वो उसकी मजबूरी हो जाएगी उस 15-20 हज़ार में उसका काम करना। हाँ। क्यों? क्योंकि उसको बच्चों को पालना है और परिवार को संभालना है, उसकी मजबूरी हो जाती है उस काम को उसके लिए करना। हाँ। तो ये दास प्रथा ही तो है भाई। तानाशाही उन्होंने कर दी, नहीं इस कंपनी में आपको काम करना है तो 15 से 20 हज़ार सैलरी मिलेगी। हाँ। जबकि गवर्नमेंट उपक्रम क्या करता है? उसको 50-60 हज़ार रुपये देता है, सारी फैसिलिटी देता है। हाँ। और उसी काम को अगर मान लो ये प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से कराते हैं तो जोर ज़बरदस्ती से कराते हैं। और 8 से 10 घंटे का
जैसे 8 घंटे का एक नॉर्मल टाइम होता है, आप यकीन मानना प्राइवेट बेचारे जो होते हैं उनको 10 घंटे कम से कम काम करना पड़ता है, नहीं देते वो। उनकी फिर हरासमेंट, दास प्रथा में क्या था, यही तो था, मार पीट के उसको एक जगह लेके आना, भाई तुम्हें तो इसका बंद के रहना है, ये जो बोलेगा वही करना है। उसी तरह ये हो जाता है भाई, कंपनी में जाने के बाद वो दास प्रथा सी हो जाती है कि भाई अब आपको काम करना है तो ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो जॉब छोड़ दो। बस ये काम कर रखा है बीजेपी ने, कर क्या रखा है। जैसे कि सर मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, हरियाणा में जो 10 साल पहले जो सिलेंडर 500 में मिला करता सर, आज वो 1000 से 1200। महंगाई को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई देखिए बताने वाली चीज़ नहीं है, अब लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है वो भी भाई मेरे समझ जाएंगे। इन्होंने, मैं सिलेंडर को 1200 रुपये जगाया था, उसकी बताता हूँ कि इन्होंने 1200 रुपये पहुँचाया और सब्सिडी ख़त्म कर दी, ठीक है। 5 से 7 रुपए की सब्सिडी आती थी, जबकि जब कांग्रेस सरकार थी 450-500 रुपए का सिलेंडर आता था। इनफैक्ट वो 300 रुपए का तक का आता था, जिसमें हाफ सब्सिडी भी आती थी। 300 दिया, 400 दिया तो 150-200 रुपए तक की सब्सिडी मिलती थी, ठीक है, वो अकाउंट में आ जाती थी। अब इन्होंने हर चीज़ को महंगा कर दिया सिलेंडर का। अब फिर एक जुमला दे दिया इन्होंने कि 500 रुपये का सिलेंडर, समझने वाला समझ नहीं पा रहा है 500 रुपये का सिलेंडर कौन सा है। इन्होंने जो उज्ज्वला योजना जो चलाई थी, उज्ज्वला योजना में जो चलाई थी उनका 500 रुपये का सिलेंडर की अनाउंस किए, दिया कहाँ है, और सिर्फ अनाउंस किए हैं। नॉर्मल इंसान को अगर मालूम मैं BPL से बाहर हूँ, मैंने उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं लिया है, तो मेरे को तो वही 1150-1200 रुपये का सिलेंडर पड़ेगा जो आम आज चल रहा है। और ये गवर्नमेंट क्या करती है, जब आती है ना, जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन आते हैं उस टाइम कुछ पैसे कम करती है और इलेक्शन के बाद फिर रेट बढ़ा देती है। तो करते करते ये 1150-1200 का आ गया है। अब इसमें आप देख लीजिए महंगाई है कि नहीं है। ऐसे ही क्रूड ऑयल का जो रेट है अब मेरे ख्याल से सबसे निचले स्तर पे है। इनको पेट्रोल डीजल सबका सस्ता करने चाहिए था, लेकिन क्रूड ऑयल का रेट सस्ता होने के बावजूद इन्होंने रेट बढ़ा दिया। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, ये पूंजीपतियों की भर रही है, जेबें भर रही है। क्यों? ठेके लेती है, बड़ी बड़ी कंपनी लेती है, अडानी अंबानी लेती है, अंबानी लेता है। और आप पीछे सी का ये एग्जाम्पल ले लीजिएगा ना, पहले तो जियो सिम फ्री ले ली सबने, अब उस पे कितना % बढ़ाया इन सबसे पता कीजिए। 200-250 जो 900 रुपये का आता था 1100-1200 का आता है, 200-250 रुपये सीधे बढ़ा दिए। हर चीज़ में महंगाई, और सीधी सी बात है जब इन चीज़ों में महंगाई आएगी तो हमारे फ्रूट वगैरह सब्जी में सब में महंगाई आएगी, नॉर्मल सी बात है। जैसे कि सर ये जो भारतीय जनता पार्टी है, तो सर ये सीधा सीधा इसका मतलब है देश को लूटने का काम करे। बिल्कुल सर, देश तो लूट ही लिया, देश के पास बचा क्या है। आप एक बार देखिएगा ना, इन्होंने इनके जितने भी मंत्री हैं इनके पास किसी के ऊपर भी ईडी का नहीं लगा है। और जो कांग्रेस पार्टी या अदर पार्टी के हैं इनके ऊपर सबका ईडी का चल रहा है। तो एक बात दिएगा, मेरे को ये समझ नहीं आ रही, सत्ता में ये बैठे हैं और विपक्ष के ऊपर ये डाका डाल रही है। एक तरीके डाका ही है, ईडी का, CBI का इनका यूज करना तो एक डाका है। अगर मान लो आप जो इससे बीजेपी से कनेक्टेड है या जो नेता दल बदलू निकल रहे हैं, निकल क्या रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई आप या तो पार्टी छोड़ दो या हमारी तरफ आ जाओ। जो स्ट्रॉन्ग नेता थे उनको मजबूरन पार्टी बदलनी पड़ रही है, तो लूट ही रही है। उसमें जनता क्या दे रही है? एक देखिए रोड बनाए हैं, अब एक बात देखिए, रोड बनाए हैं तो इनका जो टोल टैक्स है वो कितना बढ़ रहा है। टोल टैक्स का एक बार अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतना टोल टैक्स बढ़ रहा है। और जो इनकी लिमिट होती है साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, देखो वेंडर होते हैं, ठेकेदार पे आते हैं, ठेकेदारी करके इनका टाइमिंग कितना बढ़ रहा है। अभी पीछे सी जो इसका मुद्दा उठा था, गुड़गांव वाला जो टोल प्लाजा है उसका, वो टोल प्लाजा भी इन्होंने वो कर दिया। गवर्नमेंट पैसे तो इस माध्यम से खा रही है। बोले हम रोड बना रहे हैं, रोड किसके पैसे के? अरे हमारे पैसे के बन रहे हैं। आप टोल इतना ले रहे हो, आप पेट्रोल डीजल का रेट इतना कर रहे हो, तो ये रोड बना के क्या दिखा रही है? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये अपनी जेब से कर रही है ये। और मैं आपको बता दूं, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो लग्जरी गाड़ी है बड़ी,
उनके ऊपर टैक्स कम है। हाँ। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं क्लिक कर रहा हूँ 5%। हाँ। और जो मीडियम दर्जे की गाड़ियाँ हैं हाँ। उन पे 28% टैक्स है। हाँ। या 18%, मैं कंफर्म नहीं हूँ। हाँ। लेकिन एक सवाल उठता है कि भाई जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उन पे टैक्स इतना कम क्यों है हाँ। और इन पे छोटी गाड़ियों पे कम ज़्यादा क्यों है। हाँ। तो इसमें निकल के आएगा कि कहीं ना कहीं हाँ। ये गरीब पे चोट करने वाली पार्टी है कि गरीब अपनी हस्ती से कराए। हाँ। अगर उसको ज़रूरत है हाँ। तो ले और ज़रूरत नहीं है तो अपनी हस्ती से कराए। सीधी सी बात है। ये तो सीधा सा फंडा कर दिया इन्होंने हाँ। कि गरीबों को हर तरीके से मतलब मजबूर करना है। जी, जैसे कि सर आपके मौजूदा विधायक बनवारी लाल जी से भारतीय जनता पार्टी, सर उनके विकास कार्यों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे बावल विधानसभा से? देखिए, भावल की जनता सब अब मैं तो ये आपसे यही कहूँगा कि कहने का कुछ नहीं है। हाँ। मेरे पिछले इंटरव्यू में भी चला था कि भाई उन्होंने क्या किया। हाँ। एक को ये कह दे हाँ। और मंत्री जी से मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई आप ये बता दो कि आपने हाँ। बावल को नेशनल लेवल पे उठाने के लिए क्या कदम उठाया है। हाँ। कि बावल नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं कोई अनुमान करे कि बावल भी एक जगह है। हाँ। बावल तो बावला बन के रह गया। हाँ। ना तो नेशनल बिल्डिंग है, हाँ। ना नेशनल स्टेडियम है, ना नेशनल पार्क है। हाँ। किसी भी प्रकार का आप एक अपनी अचीवमेंट दिखा दीजिएगा कि भाई मैंने सेंटर लेवल पे ये चीज़ लेके आके आपके हाथ में थमाई। हाँ। और यही रही बात स्टेट लेवल पे, हाँ। स्टेट लेवल पे भी ऐसी कुछ चीज़ नहीं है हाँ। जो इन्होंने करवाई है। बजट की जो चीज़ें हैं उनको घुमा फिरा के आप लेके आते हो कि भाई बजट कोटे में जो आया है उन पैसों को लगा के मैंने ये करवा दिया, तो कोई अचीवमेंट थोड़ी ना है। हाँ। आप सरकारी कोई छोटी बड़ी बिल्डिंग बना देते हो। हाँ। अरे वो तो बजट का हिस्सा है। हाँ। उसमें आपका क्या देना है। हाँ। फिर एक जो मंत्री होता है हाँ। उसके उसका भी रिजर्व उसका जो बोलते हैं इसका पैसा होता है। हाँ। भाई इसके खाते में इतने डाले जाएंगे। हर मंत्री का फिक्स होता है भाई 5 करोड़ मिलेगा या 10 करोड़ मिलेगा, जो भी मिलता है इनको वो तो लगाना ही होता है एरिया में। वो कहाँ लेके जाएंगे। अब इनको गिनाएंगे कि मैंने ये करा दिया, तो मैं ये नहीं मानता। वो तो एरिया के साथ धोखा है। आप बताइएगा कि भाई आपने क्या ऐसा अचीवमेंट दी है। हाँ, आपने जो नीमराना है वहाँ एक चीज़ और सामने आ रही है, मैं आपको बताऊं। हाँ। कि बनवारी लाल जी के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना हॉस्पिटल बना लिया। हाँ। अब इसमें मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा, उन्होंने बना लिया। हाँ। उन्होंने खाया पिया मुझे नहीं पता, मैं उस चीज़ पे नहीं जाना चाह रहा। हाँ। अगर आपने बनाया था तो कम से कम अपने बावड़ में तो बनाते। हाँ। भाई यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता, यहाँ कोई मरीजों को इलाज मिलता, तो कम से कम यहाँ पे तो कुछ तो डेवलप होता, कुछ तो अच्छा होता। लेकिन ये चीज़ भी आप वहाँ पे बताते हैं नीमराना मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों में इनका इंटरेस्ट नहीं है। इन्होंने 10 साल मौज ली है और बस अब इनको लग गया है कि भाई कुछ नहीं होना जाना, आप अपने बिस्तर बोरी बांधो और चलो, बस इतना ही रह गया है। दिनेश जी, यदि आप यहाँ से विधायक बनकर जाते हैं और विधानसभा में जैसे कि इनकी आवाज़ उठाएं, तो सर क्या जो मुद्दे हैं बावल के सॉल्व हो पाएंगे? देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं करना चाह रहा मैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, 2 ही शब्दों में कहूँगा कि बावल की जनता को मैं कभी भी निराश नहीं करूँगा और कहने का मौका नहीं दूंगा। मैं सिर्फ 2 ही शब्द कहूँगा, क्योंकि बड़े बड़े वादे करने से कुछ नहीं होता है। ज़मीनी लेवल पे आप काम करोगे ना तब होता है। जनता के बीच में जाके, और मैं जनता के बीच में, मैं तो यहीं का पला बड़ा हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं भी मैंने जैसे पहले ही बताया कि मैं एक मजदूर बाप की औलाद हूँ और मेरे पापा ने फेरी का काम किया है, मजदूरी का काम किया है। मैं समझता हूँ कि एक गरीब परिवार के बच्चों के साथ क्या समस्या होती है, क्या विडंबना होती है। तो जैसे कि सर हम आपसे कहना चाहेंगे, आपने जो बताया आप एक ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए आदमी, तो सर आप जैसे ग्राउंड पे जा रहे हो, तो ग्राउंड पे आपको सर बाय फेस हो, लेकिन आपको उम्मीद है कि क्या आपको कांग्रेस पार्टी हमसे प्रत्याशी बनाए? देखिए, हमने टिकट प्रत्याशी के लिए फॉर्म डाला है। मैं और मेरे भाई ने दोनों ने डाल रखा है और हमने काम भी किया है। हम 2010 से जब पहली बार इलेक्शन हुए थे तब से यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और लगातार हम इसी पार्टी से जुड़े हैं, इसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रहे हैं
हमने लोकसभा में किया, हमने भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया, वहाँ पे भी गए, हमने पूरा स्टेट जहाँ जहाँ यात्रा की वहाँ गए हम। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हमने डिजिटल माध्यम से, जैसे कि पार्टी ने कहा कि भाई जो जा नहीं सकता वो डिजिटल माध्यम से काम कर ले, हमने वो काम किया। हमने लोकसभा के इलेक्शन में ग्राउंड लेवल पे डोर टू डोर कैंपेनिंग की। हमारे पास जैसे AICC से जो कोऑर्डिनेटर थे वो आए, उन्होंने कहा कि भाई आपको न्याय योद्धा के, क्योंकि न्याय योद्धा में हमने रजिस्ट्रेशन करा था और उसके हिसाब से हमारे पास जो काम था वो दिया गया था, तो हमने बखूबी निभाया है। और अब क्या है, अब भी हमने राहुल जी से प्रेरित होकर, मैंने पहले ही बताया है, और दीपेंद्र जी से प्रेरित होकर हमने भी अपने ग्राउंड लेवल पे कि जन जन जोड़ो यात्रा स्टार्ट कर रखी है। और वो हमने अपनी इच्छा से पार्टी के लिए काम करने के लिए भाई किसी ना किसी माध्यम से लोगों से जुड़ा जाए, पार्टी का प्रचार किया जाए, पार्टी की विचारधारा को पहुंचाया जाए, देश के साथ हो क्या रहा है वो समझाया जाए। क्योंकि जो न्यूज़ चैनल है ना बड़े बड़े, ये सिर्फ दिन में पूरे दिन आप देखोगे तो ये आपको दिखाएंगे सिर्फ बीजेपी सरकार का, मोदी ने ये कर दिया, अब अमित शाह ने ये कर दिया, कहीं भी दूसरी पार्टी का, विपक्ष का कोई भी नाम नहीं लेता। इसलिए लोगों का माइंड सेट हो गया है, बुजुर्गों को खासकर ये हो गया है कि वो मोदी तो भगवान है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उस टीवी चैनल को छोड़ के अगर वैसे देखेंगे तो पता चलेगा कि जो पार्टी की विचारधारा, कौन सी पार्टी की विचारधारा अच्छी है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा स्टार्टिंग से ही गरीब तबके को, मीडियम क्लास को, हर को ऊपर उठाने के लिए काम किया है। और जो बड़े पूंजीपति हैं उनको लेवल में लाने के लिए नीचे वाले को ऊपर उठाया। उन्होंने उनको नहीं छेड़ा कभी भी, भाई पूंजीपतियों को छेड़ दिया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, नहीं, उन्होंने उनको नहीं छेड़ा। उन्होंने नीचे वाली जो जनसंख्या है, जो गरीब तबका है, उनको ऊपर उठाने का काम किया है और उसी के हिसाब से अब तक चलती आ रही है। तो ये हमारे साथ दिनेश जी थे जो कांग्रेस पार्टी से बावल विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ विधानसभा कवरेज।